देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर जमी बर्फ को एक बार फिर पिघलाने की तैयारी शुरू हो गई है। विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर अमन की आस लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पिछले साल नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात करने के बाद भारत की ओर से विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई थी। अब लगभग 7 महीने बाद एस जयशंकर पहली बार पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान से खबर है कि जयशंकर के दौरे को लेकर पाकिस्तान बहुत खुश है और विदेश सचिव पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मजबूत और सार्थक बातचीत को लेकर आशान्वित हैं। हालांकि वो सार्क देशों की यात्रा के तहत इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन इसे दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता की बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि सचिव स्तर की ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन बड़ा मुद्दा है। बीते कुछ महीनों में सीमा पर तनाव बढ़ा है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी की जा रही है कि पाकिस्तान जयशंकर के इस दौरे के दौरान आपसी भरोसे बढ़ाने वाले उपायों की पेशकश कर सकता है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत की थी और उनसे जयशंकर की यात्रा का जिक्र भी किया था। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत और विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू, वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ, प्रोफेसर सलीम किदवाई और प्रोफेसर सविता पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर विवेक काटजू साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता रहता है। कभी उस पर बर्फ जम जाती है, कभी बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होता है और कहा जाता है कि साहब हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और ये कि बिना बातचीत के कोई रास्ता नहीं है। अब 7 महीने की इस बर्फ के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। किस रूप में देखते हैं? हालांकि ये सार्क देशों के जो दौरा था विदेश सचिव का, उस क्रम में हो रही है। देखिए, साख के क्रम में तो हो रही है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बातचीत है वो पाकिस्तान के साथ होगी, और वो द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी, बायलैटरल इश्यूज पर होगी। साख का तो एक कवर सा मुझे लगता है। अब अगस्त में जब विदेश सचिव सुजाता सिंह जाने वाली थी पाकिस्तान, जो कि यात्रा रद्द कर दी गई थी, तब ये कहा गया था कि वो यात्रा का उद्देश्य था कि टॉक्स अबाउट टॉक्स, ये देखना कि किस तरह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बार कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जयशंकर वहां गए हैं, वहां पे जाकर जो पाकिस्तानी अधिकारियों से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वो बातचीत करेंगे, तो उससे ये कुछ भांपा जाएगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है। क्योंकि इन चंद महीनों में तो पाकिस्तान का जो रवैया रहा है सीमा पर, वो तो साफ तौर से नकारात्मक रहा है। अगर उसी रवैये पर वो कायम रहे तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ना मुझे मुश्किल दिखता है। वैसे अगर आप ये देखें तो ये सही है कि पाकिस्तान के उद्देश्य इस यात्रा से काफी हद तक अचीव हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जरूर है कि हुर्रियत से बातचीत इस बार नहीं हुई है, और वो भारत के लिए लाभदायक है, क्योंकि एक हमने ये लाल रेखा खींची हुई थी जिसका पाकिस्तान ने उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि भारत ने बातचीत तोड़ी है और भारत को पहल करनी पड़ेगी, और भारत ने पहल करी। फिर कोई हो सकता है कि बैक चैनल पे कोई आश्वासन मिले होंगे जिसके बाद से पहल हुई। तो पब्लिक तौर पर तो वो यही दिखाना चाहेगा कि नरेंद्र मोदी भी जैसे पहले के प्रधानमंत्री थे भारत के, वैसे ही हैं। कभी बातचीत करते हैं, कभी बातचीत नहीं करते हैं। यही सिलसिला जो पहले चल रहा है वही ये सिलसिला मैं आता हूं आपके पास काटजू साहब। अमित बरुआ साहब, आप भारत पाक रिश्तों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं और दिल्ली में भी इन दोनों देशों की कूटनीति को देखते हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है विदेश सचिव की इस यात्रा से कि कुछ रास्ता खुलेगा बातचीत का? जी देखिए, एक तरह से कांटेक्ट री एस्टैब्लिश करने की प्रक्रिया है जो नजर आ रही है। जी मुझे इस यात्रा से कोई ज्यादा बड़ी आशा नहीं है कि बर्फ पिघल जाएगी या रास्ते खुल जाएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है।
लेकिन एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट प्रोसेस सरकार ने शुरू किया है और मटेरियल सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, चाहे वो लश्कर तैयबा का समर्थन हो या बम्बई का ट्रायल हो, वो सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस वक्त अब पाकिस्तान से बात दोबारा करना उनके शायद हित में है, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ओबामा साहब आने के बाद कुछ दबाव में बातचीत हुई है। ये पहले भी भारत सरकारों के बारे में कई बार कही गई है बात, ये कितनी सही है कितनी गलत है वो तो सरकार ही जाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत का एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू हुआ है, और अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू हुआ है तो जयशंकर साहब काफी माहिर डिप्लोमेट हैं, तो किस तरह से इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को आगे ले जाया जाए, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रक्रिया से हम 1997 से जुड़े हुए हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स है, मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रक्चर है एक तरह से वो आउटडेटेड हो गया है। और भारत पाकिस्तान को अब एक नई पहल, मुद्दे हैं कई सारे, लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह की प्रक्रिया है, मुझे लगता है उससे अब हटकर एक नया तरीका उनको ढूंढना पड़ेगा। और जिन चीजों पर भारत और पाकिस्तान, जैसे एजुकेशन है, मैं आता हूं, वो सब चीजों पे जहां पर आगे बात बढ़ सकती है, मुझे लगता है उन चीजों पर भारत और पाकिस्तान को अब फोकस करना चाहिए। प्रोफेसर सलीम किदवई साहब, हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बातचीत के मसले पर यह बातचीत खत्म हुई थी, क्योंकि सुजाता सिंह जाने वाली थी उस वक्त विदेश सचिव स्तर की बातचीत, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ आए थे तो उम्मीद ये की गई थी कि ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। उसमें उस वक्त जो गर्मजोशी दिखाई गई थी। अभी कश्मीर में सरकार बनी है, उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया गया है, उसमें ये बात कही गई है कि हुर्रियत से भी बातचीत की जाएगी, पाकिस्तान से भी बातचीत की जाएगी, और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के मामले में उन सब से भी बातचीत की जाएगी। ऐसे में अब ये जो कोशिश हो रही है फॉरेन सेक्रेटरी के जरिए से भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक नई गर्मजोशी पैदा करने की, उसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बातचीत तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन जिन हालात में हो रही है और जिस टाइमिंग में हो रही है, उसको मेरा जैसा आदमी जो गौर से देखता रहता है इंडो पाक रिलेशंस को, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जी कि इसमें कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हुई है। 7 महीने पहले हमने मतलब इंडिया ने जिस ग्राउंड पर बातचीत से इनकार किया था, वो बात, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और उल्टा ये हुआ है कि जो भी हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में, या एक स्टेट की पॉलिटिक्स के नतीजे में, हमें लगता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा है। अभी इन्होंने ओबामा साहब की विजिट के बारे में इशारा किया, एक वो भी फैक्टर है, और प्लस ये जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फैक्टर है, इन दोनों ने मिल के हमारी सरकार को, जिसको हम समझते थे, कम से कम इंप्रेशन हमारा यही था कि ये एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है और झुकती नहीं है, ये तो झुक गई है साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं, और पाकिस्तान इस मौके को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, जो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिसी के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए कोई अच्छा सुगून नहीं है। डॉक्टर सविता पांडे, क्या आप मानती हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति में कोई एक मेजर शिफ्ट आया है इस वक्त, या ये कि जो 7 महीने पहले चीज़ थी उसको दोबारा से शुरू करने का एक बहाना था, और क्या इस यात्रा से हम कुछ उम्मीद कर सकेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कोई पाकिस्तान नीति है ही नहीं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी विदेश नीति की ये है कि हमारी कोई भी पॉलिसी किसी भी इशू पर है ही नहीं, और इसलिए कुछ भी क्यों हुआ उस पर सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं। अगर आप इस समय देखें पाकिस्तान की तरफ, जिन मामलों को मैं देखती हूँ, पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर्स, ख्वाजा आसिफ ले लीजिए, सरतार अजीज ले लीजिए, चौधरी निसार ले लीजिए, और खुद राहल शरीफ ले लीजिए, सब के सब ने हिंदुस्तान के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की है। बल्कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता की बात होने से थोड़े दिन पहले राहल शरीफ साहब ने कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हर बात का। तो मेरा ये मानना है, सीमा पे इंकर्शंस हो ही रहे हैं। सीमा पे। और दूसरी बात ये है कि इमीडिएटली ऑन द ईव जो स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया कि सीबीएम्स होंगे, और सीबीएम क्या है कि साहब जो 2003 में सीज फायर हुई थी उसको रेस्टोर करना है। उसके अलावा कोई उन्होंने न वादा किया है, ना ये कोई स्ट्रक्चर्ड बात की है, ना डायलॉग की बात की है। और दूसरा ये कि बयानबाजी खत्म हो जाए, लेकिन बयानबाजी कर कौन रहा है?
इसलिए मेरा ये मानना है कि बिना सोचे समझे एक कदम उठाया गया, हो सकता है किसी दबाव में उठाया गया, लेकिन इस समय ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता कि विदेश सचिव वहां गए। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत का कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए कि किस बात पर विदेश सचिव गए। जी। विवेक काटजू साहब, हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं, लगभग डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। जब मुंबई हमलों के बाद हमने देखा, फिर कोई शर्म एल शेख होता है, फिर कोई थिम्पू में शिखर बैठक होती है और उसके बाद फिर ये होता है कि साहब दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये आखिर किस किस्म की विदेश नीति है जिसका जिक्र सविता पांडे भी कर रही थी? देखिए, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई प्रोवोकेशन होता है, वो सीमा पर कोई उल्लंघन हो, हमारे सैनिकों के सर काट दें, या कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो जैसे 26/11 था, इसके जवाब में बातचीत का सिलसिला तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता अभी तक निकला ही नहीं। और मैं ये मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि इसमें हमारी विदेश नीति और हमारी सामरिक नीति विफल रही, और वो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डेवलप कर पाई है जिसके जरिए पाकिस्तान का ये जो रवैया है कि वक्त वक्त पर प्रोवोकेशन करना, एक वो सिलसिला तोड़ा जाए। तो इसलिए ये प्रोएक्टिव जब पाकिस्तान रहता है, हम रिएक्टिव रहते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक इस पाकिस्तान के प्रोवोकेशन का हम तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक स्थिर पाकिस्तान नीति नहीं बन पाएगी। अब फिर ये जो रस्म अदायगी हो रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अब ये तो देखने की बात है। जैसे मैंने आपसे कहा पहले, यही था कि टॉक्स अबाउट टॉक्स होंगी, कि देखेंगे कि किस तरह कुछ सिलसिला आगे बढ़ सकता है या नहीं। हाँ, एक रेखा हमने जरूर खींची थी, वो ये कि अगर आप अलगाववादी तत्वों से बातचीत करिएगा, ऑफिशियली किसी भी बातचीत के सिलसिले के पहले पाकिस्तान करेगा, तो हम बातचीत नहीं करेंगे। और इस बार अगर आप ध्यान दें तो वो उन्होंने नहीं किया है। इस बार ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद का या पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हुर्रियत के नेताओं से उस तरह बात की है जिस तरह की अगस्त 2014 में की थी, जिसकी वजह से सुजाता सिंह का दौरा रद्द किया गया था। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि प्रेशर में कोई भी हुकूमत अभी तक तो नहीं आई है। मैंने थोड़ा बहुत अनुभव मेरा भी रहा है डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान से डील करने में, और ये मैं आपको उस अनुभव के जरिए कह सकता हूं कि ये जो फैसले भारत करता है, भारत सरकार करती हो, यही सरकार नहीं, पहली की सरकारों ने भी जो किया है वो अपनी तरफ से सोच समझ के करते हैं। अब हो सकता है कि मोदी जी ने सोचा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आश्वासन आए हैं कि हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी, तो फिर देख सकते हैं कि जिस तरह अगस्त के पहले देख रहे थे कि सिलसिला कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो वो करा जाए। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि इस सिलसिले से हमें कम, पाकिस्तान को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के उद्देश्य हमारे विदेश सचिव की यात्रा से साफ थे। हमारे उद्देश्य क्या है, ये अभी तक धूमिल है। अमित बरुआ साहब, ये एक मौमा बन गया है कि आखिर फिर इसका हल क्या है। कभी दस्ते वहशत में और कभी दस्ते रफूगर में, बस तो एक खेल हुआ, मेरा गरेबा न हुआ। ये सूरत हाल बनती चली जा रही है। कहीं कोई हल नजर आता है आपको किसी तरह से? जी देखिए, अब बातचीत का जो भी है, अगर प्रक्रिया जरिया कुछ शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है इसमें काफी मिनिमल एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों तरफ से। तो क्या किया जा सकता है कि एक तो जो जिक्र पहले भी हुआ कार्यक्रम में कि जो सीज फायर है, आपको पता है दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, काफी लोग मर रहे हैं। तो ये सीज फायर जो 2002 या 2003 में हुआ था, ये अच्छी चीज है, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो अगर डीजीएमओस की मीटिंग या सीआरपी, बीएसएफ और रेंजर्स की मीटिंग्स वगैरह हो के थोड़ा टेम्परेचर कम हो, तो मुझे लगता है माहौल अच्छा होगा। और माहौल हम लोगों के लिए अच्छा होगा, जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं एलओसी के, उनके लिए फायदा होगा। तो मुझे लगता है एक तो ये एक बेसिक मिनिमम अगर हो सके तो मुझे लगता है अच्छी बात है। दूसरा, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जो इंटरेक्टेबल इश्यूज हैं, चाहे वो सियाचिन हो या सर क्रीक हो, कई चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एमएफएन स्टेटस, ये पूरे फॉरेन सेक्रेटरी का जो एक 2+6 स्ट्रक्चर है, जिससे हम लोग 8 मुद्दों पे बात किया करते हैं।
तो इन सब बातचीत से मुझे नहीं लगता कि कुछ निकल के ज्यादा आया है अभी तक। जी। तो मेरा यह मानना है कि जो डूएबल इश्यूज हैं, जहां पर पाकिस्तान को कुछ जरूरत हो या हमको कुछ जरूरत हो, इन सब चीजों को लेकर एंटी टेरर मैकेनिज्म है, कई चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हैं जो इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कुर्बान कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो अभी लगभग खत्म हो गया है, फ्लाइट्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही कम हो गई हैं, 2 या 3 फ्लाइट्स हफ्ते में बच जी, गई मैं मुझे हैं। वीजा इशू करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो गई है। तो ऐसी सब स्थिति में मैं तो बिल्कुल आशान्वित नहीं हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि टेंशन हद से ज्यादा न बढ़े, क्योंकि बयानबाजी हमारी जो अब मोदी जी की अब सरकार है, उनके यहां भी कई ऐसे तत्व हैं जिन्होंने पहले भी बयानबाजी की, अब भी बयानबाजी की। हो सकता है कि ये पीडीपी के अलायंस की वजह से कुछ इन पर लगाम लग जाए, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक होल्डिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ हो सकता है हिंदुस्तान का, और वही प्रक्रिया में मुझे लगता है जयशंकर साहब गए हैं, तो जितना भी उनका मिनिमम सक्सेस होता है वो मुझे लगता है ठीक है। सलीम किदवई साहब, जंग कोई नहीं चाहता, और ख़ास करके 21वीं सदी में यही कहा जाता है कि डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग से ही मसले हल होंगे। और जैसा अभी अमित बरुआ जिक्र कर रहे थे कि आम लोग, अवाम चाहते हैं कि आपसी रिश्ते बेहतर हों, आवाजाही बढ़े, व्यापार बढ़े, बिजनेस बढ़े, और चूँकि कल्चरली एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं लोग, तो उस हिसाब से भी पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की फिल्में देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तानी ड्रामे पसंद करते हैं और आना जाना भी चाहते हैं। उसके लिए कम से कम माहौल साजगार रहे, इसकी तो बात हो सकती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक मौजू है, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ बात हो सकती है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो सबसे बड़ा मसला है वो है कम्युनिकेशन गैप या ट्रस्ट डेफिसिट। हम लोगों को एक दूसरे के बारे में इतनी गलत इत्तलाएं हैं वहाँ के हमारे बारे में और हमारी उनके बारे में। तो जैसा कि अभी अमित बरुआ साहब फरमा रहे थे कि जब तक ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इसमें कोई माहौल में तब्दीली नहीं आ सकती। आप कितनी मीटिंग कर डालें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर या पीएम लेवल पर या उससे ऊंचे लेवल पर, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। बुनियादी बात यह है, बेसिक बात यह है कि हम इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लें ताकि हमारा जाना आना आसान हो और एक दूसरे को समझें, और जो मिसपरसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं एक दूसरे के बारे में, वो दूर हों। तो मेरे ख्याल से अगर जयशंकर साहब की विजिट से अगर इस सिलसिले में कुछ एडवांसमेंट होता है तो वो वही बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा मैं और कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। डॉक्टर सविता पांडे, कि इतने सारे विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कई युद्ध हम लड़ चुके हैं, अब परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र भी हैं, और वैसे में एक दूसरे को आंखें दिखाने की भी बात करना बेमानी हो जाता है। तो अभी जो बात हो रही थी, अमित बरुआ और सलीम किदवई साहब जिस पर रोशनी डाल रहे थे, वो ये कि कम से कम आपसी रिश्ते तो बेहतर हों, कम से कम लोगों में मिलना जुलना तो हो, कम से कम उसके लिए तो माहौल साजगार हो जाए। जो विवादास्पद मुद्दे हैं, कंटेंचुअस इश्यूज हैं, वो 10-15 साल के लिए बैक बर्नर पे चले जाएं, क्या संभव नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी बात नहीं है कि सारे मुद्दे सॉल्व नहीं हो सकते, मुद्दे भी बहुत सारे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत नियर रेजोल्यूशन थे, जैसे सर क्रीक का मामला था, और एक समय ऐसा आया था कि पाकिस्तान सियाचिन पर बहुत नरम पड़ गया था जब उनके 130 सोल्जर्स मर गए थे। लेकिन जहां तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है, उसमें ये जरूरी है कि दोनों राज्य प्रजातांत्रिक हो, अपनी प्रजा की बातों का आप पर असर हो। इसके लिए जरूरी है कि आप एक प्रजातांत्रिक सरकार हो। क्या ऐसा है? क्या दोनों सरकारें बराबर है? पूरे का पूरा दारोमदार पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट या सीबीएम्स पर डालना मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी अतिशयोक्ति और बहुत ही बड़ी गलती भी है। उल्टा भी होता है, अगर सरकारी संबंध सुधरते हैं तो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सुधर जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो हाई पॉलिटिक्स है। जब तक सरकारी संबंध नहीं सुधरेंगे तब तक गैर सरकारी चैनल्स में कुछ सुधराव आना मुश्किल है। मेरा ये कहना नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है कि इसका प्रतिकूल असर देखा नहीं गया है। कब से चले आ रहे, अमन की आशा ले लीजिए, फौजियों के कॉन्टैक्ट ले लीजिए, स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट ले लीजिए, लेकिन इसका उतना असर उन पर नहीं दिखाई देता जैसा दिखाई देना चाहिए। काटजू साहब, जो विवादास्पद मुद्दे हैं बार बार उसमें कश्मीर का जिक्र आता है, और पाकिस्तान ये कहता है कि साहब सर क्रीक का मामला हो, चाहे फुलर बैराज का मामला हो, या कच्छ की समस्या हो, ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन असल सवाल है कश्मीर का कोर इशू, पाकिस्तान उसी को मानता है, उसने हठधर्मी अख्तियार कर रखी है कि इसके बिना हमारी भारत के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। आखिर
क्या यही एक मुद्दा है कि जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते रैंसम पर रख दिए जाएं? देखिए, दरअसल मुद्दा पाकिस्तान की जहनियत का है। जी। पाकिस्तान भारत को दुश्मन समझता है। वो ये समझता है कि भारत के साथ निरंतर दुश्मनी उसकी रहेगी, और जब तक ये जहनियत पाकिस्तान की नहीं बदलेगी, पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम नहीं है, ना ही पाकिस्तान की सिविलियन सरकारें हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान फौज है उनकी, और फौज की ये जहनियत जब तक रहेगी तब तक मुझे नहीं कुछ दिखता है कि आगे बात मुस्तकिल तौर पर, परमानेंट तौर पर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। हाँ, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की आवाम के बीच में अगर संबंध बढ़े तो अच्छा होगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट बढ़े तो अच्छा होगा, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा हमेशा उठाता है, और वो जानता है कि कश्मीर पे कोई सोल्यूशन आसानी से पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार ने कोशिश करी है कि कश्मीर का मसला किसी तरह उस पर कुछ आगे बात बढ़ सके, लेकिन पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो रवैया अख्तियार करता है वो टेररिज्म का है। पाकिस्तान ने कश्मीर में ऐसे ऐसे इंट्रूसिव इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करे हैं जिसको कोई भी सरकार नहीं मान सकती है जी। और मेरा तो ये मानना है कि इसके चलते हुए जो पाकिस्तान का रवैया है उसके चलते हुए परमानेंट सोल्यूशन भारत पाकिस्तान के रिश्तों का निकालना मुश्किल होगा। हाँ, एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाए, अब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कम हो, जिसकी वजह से वो फायरिंग भी क्यों होती है वो हम सब जानते हैं, टेररिस्ट को भेजने की वजह से होती है। मोदी सरकार ने मुझे लगता है सही निर्णय लिया था कि उस फायरिंग का जवाब ठीक से दिया जाएगा जी, और वही दे रहे हैं। तो ये प्रोवोकेशन तो पाकिस्तान की तरफ से चलते रह रहे हैं, और जब तक वो नहीं बंद होंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़े। ठीक है अमित बरुआ साहब, एक और बात जो कही जाती है भारत पाकिस्तान रिश्तों में, जिसकी तरफ अभी सविता भी इशारा कर रही थी, कि पाकिस्तान में ज़्यादातर वक्त सैनिक शासन रहता है, और आज भी ये कहा जाता है कि भले ही वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार हो, लेकिन चलती आईएसआई और सेना की ही है। यानी डी फैक्टो जो रूलर हैं वो राहिल शरीफ साहब ही हैं, और उनसे हमारा कोई डायलॉग होता नहीं है। तो क्या बिना इस तरह का डायलॉग हुए, पाकिस्तानी सेना का विश्वास हासिल हुए या उसकी मदद के बिना कोई बामानी बातचीत हो सकती है भारत पाक रिश्तों में? ये बात तो अजीब है कि पाकिस्तान की सेना सब मुल्कों से बात करती है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिनके साथ वो बात नहीं करती है। और उसकी वजह भी है कि एक्चुअली भारत का जो आर्मी चीफ है वो उनका काउंटर पार्ट नहीं है, मतलब एक तरह से, मतलब कई एक आध लोगों को लगा के फिर शायद काउंटर पार्ट बनने की बात आती है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। ये बात तो सही है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कई साल पहले भारत ने न्योता भी दिया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, और शायद विवेक जी को बेहतर याद हो, लेकिन मेरे जहां तक जहन में है कि उन्होंने कभी कोई जवाब दिया नहीं इस पर जी। और वो बातचीत नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं बात करेगा। जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, ये और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी के बारे में वो बहुत कम है, कमजोर है। हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में जो इनपुट्स जाते हैं वो भी कई बार कमजोर होते हैं। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि हमारी एनालिसिस अच्छी है, और कई लोग जो हमारे सरकार में बैठे हैं वो पाकिस्तान की जहनियत को समझते हैं। लेकिन ये बातचीत के अलावा जो ट्रस्ट का फैक्टर है, सबसे बड़ी बात ये, आप सोच लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री बस में बैठ के लाहौर जा रहे थे और उस वक्त तैयारी पूरी हो चुकी थी, और पाकिस्तान के सैनिक वहां बैठे हुए थे कारगिल में। तो इससे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट तो मुझे नहीं हो सकता है कि आप किसी को रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पैरेलली ये चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान, चाहे उसकी सरकार फौज हो या आईएसआई है, हमको उनके एक्शंस पे जज करना पड़ेगा। और अभी तक जो भी एक्शंस हुए हैं वो ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि वो इन ग्रुप्स को कर्टेल करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। और एक चीज मैं कह दूं कि पाकिस्तान के रिश्ते आज की तारीख में अमेरिका के साथ बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान के रिश्ते आज की तारीख में अफगानिस्तान के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार और पूरे जो हमारे बुद्धिजीवी
तत्व है, इनको सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो एक तरह से कमजोर पड़ गया है अफगानिस्तान में, या अमेरिका के साथ जो रिश्ते पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं, भले ही ओबामा साहब यहां आए हैं लेकिन उनके रिश्ते बेहतर हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान क्या करेगा, ये बड़ी बात है। जी सलीम कुलवई साहब और सविता पांडे, मेरे पास बहुत कम वक्त है, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी कि आखिर ये बात आगे कहां बढ़ेगी, यहां से इस्लामाबाद से आगे क्या कुछ उम्मीद करें हम जयशंकर की इस यात्रा से? जी, हम उम्मीद तो यकीनन करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर कुछ भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बारे में कुछ प्रोग्रेस होती है, कुछ रास्ता निकलता है, तो उसके जरिए से मामला और आगे बढ़ सकता है। बुनियादी बात तो यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हमें जरूरत है। ये मैं तो कहती हूँ कि कश्मीर को हमें खुद मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है कि जो आतंक, कश्मीर की फ्लिप साइड जो है आजकल आतंकवाद है। तो मुझे लगता है भारत को खुद कहना चाहिए कि ये भी डायलॉग का हिस्सा होगा, और हर डायलॉग में इस बात को हमें रखना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जयशंकर साहब जो हमारे विदेश सचिव इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। हालांकि वो सार्क देशों की यात्रा के तहत वहां गए हैं, लेकिन आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में भी उनकी ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ देश देश में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।